दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। पाकिस्तान में जो किताबों की दुकानें हैं, आपने अगर कभी झांक कर देखा हो तो एक चीज़ आजकल ख़ास वाज़ेह है कि वहाँ अंग्रेज़ी की किताबें ज़्यादा मिलती हैं और अपने जो मुसन्नफ़ हैं और शायर हैं उनकी कदरें कम नज़र आती हैं। तो इसीलिए ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है वो उतने ज़्यादा उर्दू के साथ वाबस्ता नहीं है जितने वो अंग्रेज़ी के साथ हैं। तो इसीलिए ये कमी महसूस हुई और जो किताब अच्छी लगी सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये सिलसिला है इमरान खान की किताब मैं और मेरा पाकिस्तान। इसकी पहली अशात हुई थी 2012 में और ये दूसरे ममालिक में भी बहुत अच्छी तरह रिसीव की गई थी क्योंकि अंग्रेज़ी में लिखी गई थी और इसका तर्जुमा किया है हारून रशीद साहब ने। तो पिछली पॉडकास्ट अगर आपने सुनी है तो वो बात कर रहे थे पाकिस्तान के जमहूरियत के बारे में। इसको उन्होंने उन्वान दिया है खस्ता हाल जमहूरियत। कैसे वो दौर था कि एक किस्म से दो पार्टीज जो थी जिनकी बारियां लगी हुई थी, नवाज शरीफ को निकले और बेनज़ीर आ गई, बेनज़ीर निकली नवाज शरीफ फिर आ गए। तो जैसे कि आपको पता है तो आगे लिखते हैं, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ जब भी इक़्तिदार में आए लोगों ने सोचा शायद अपोजिशन में अपने तजुर्बात और जलावतनी से उन्होंने कोई सबक सीखा होगा, मगर कहाँ। अक्सर लोगों की तरह मैं भी अपने वतन को मायूसी के आलम में ढलवान से उतरता हुआ देखता रहा। 1990 के अशरे में पाकिस्तानी कनूतियत का शिकार होने लगे। मुल्क में अफरा तफरी और बदअमनी बढ़ती चली गई। तकरीबन हर कौमी अदारा तबाह कर दिया गया। जिंदगी के हर शोबे में ऐवान वजीर आजम से वज़रा तक, वज़रा से अरकान पार्लियामेंट और अफसरशाही से पुलिस और अदालतों तक करप्शन कैंसर की तरह फैलती गई। 1990 में हाई कोर्ट ने आईजी पुलिस अब्बास खान से पूछा, पुलिस में इस कदर बदनवानी क्यों है? उनका जवाब था, 25,000 पुलिस वाले सिफारिश पर भर्ती हुए, उनमें से बाज़ जराइम पेशा हैं। उन्होंने नवाज शरीफ की क़यादत में काम करने वाली पंजाब हुकूमत को इसका जिम्मेदार ठहराया। सिंध में पीपल्स पार्टी और MQM की मुश्तरका हुकूमत ने बिल्कुल यही तर्ज अमल इख्तियार किया। अपने लोग उन्होंने कानून नाफिज करने वाले अदारे में ठूंस दिए, हालांकि उनमें से बाज़ कानून के मुजरिम थे। पुलिस इस तरह तबाह कर दी गई और ये जानबूझकर हुआ क्योंकि वो इलेक्शन जीतने और मुखालफिन की ज़िंदगी हराम करने के काम आती है। माशरे का इखलाकी पैरहन उधड़ने लगा। 1996 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 58 मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान को दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा करप्ट मुल्क करार दिया। मशहद का हाल भी यही था। बिलवास्ता टैक्सों की वजह से बेरोजगारी और अफरात-ए-ज़र ने फरोग पाया। आम लोग जराइम की तरफ माइल होने लगे। 1990 के अशरे में मशीयत की शरह नमो कम हुई, बरामदात, टैक्सों की आमदन और तरक्याती अखराजात भी कम हुए और गुर्बत में इजाफा हुआ। 1998 में एटमी धमाकों की वजह से आयद होने वाली इक़्तिसादी पाबंदियों की वजह से सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई। इस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाया वो माहौलियाती आलूदगी और सकाफती बहरान। मेरे लिए मुल्क का हुस्न शहरों में नहीं, पहाड़ों, मैदानों और वादियों में होता है। 1980 के अशरे में माहौलियाती हुस्न को बरकरार रखने की तहरीक जोबन पर थी। उधर पाकिस्तान में हम हर वो चीज़ बेदर्दी से बर्बाद कर रहे थे जिसे बचा रखना ज़रूरी था। जंगल कट गए, दरिया आलूदा हुए, तारीखी यादगारें खस्ता बदहाल और सबसे बढ़कर जंगली हयात मादूम होती गई। जमहूरी हुकूमतों में जंगल और भी ज़्यादा तेजी से काटे गए। दरख्तों की गैर कानूनी कमाई से अंधाधुंध दौलत कमाने वाले टिम्बर माफिया के करदा इतने अमीर हो गए कि पार्लियामेंट में पहुंच गए। बरतानवी अखबार गार्डियन ने लिखा, दरख्तों को तबाह कर देने वाली माफिया पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताकतवर जराइम पेशा गिरोहों में से एक है। हर साल अरबों रुपए की शजर वो काट फेंकते हैं। 1993 के मौसम गर्मा में जब मैं शाहराह कराकोरम पर महवे सफ़र था, मुझे 50 मील तक दयार के दरख्तों की लाशें नजर आईं। मुझे इस कदर रंज पहुंचा कि निगरान वजीर आजम मोइन कुरैशी को मैंने एक खत लिखा। उन लोगों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई का आगाज किया, मगर कब तक? मसला ये भी है कि बरतानवी राज के बाद से अब तक जंगलात तबाह करने के खिलाफ बनाए गए कानून में तरमीम नहीं की गई। फकत चंद सौ रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। 2009 में अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा खुराक वजारत की तरफ से किए गए एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में जंगलात की शरह दुनिया भर में सबसे कम है, यानी 2.5%। दूसरी तरफ हमारे यहाँ जंगलात काटने की रफ्तार एशिया में सबसे ज़्यादा है, यानी 2.1% सालाना। मुल्क का बड़ा हिस्सा चूँकि बारानी और नीम
बारानी है, लिहाजा जंगलाती इलाका यूं भी बहुत कम है। इस पर बड़े पैमाने की गैर कानूनी कटाई, चुनाचे इस पर कोई ताज्जुब न होना चाहिए कि सैलाब मामूल बनते जा रहे हैं। एक के बाद दूसरी हुकूमत ने जंगलात और आबी वसाइल को महदूद तर होने दिया कि बढ़ती हुई आबादी के लिए वसाइल कम से कम तर होते चले गए। बदकिस्मती से माहौलियाती हुस्न और जमालियाती तकाज़ों का हमारे सियासतदानों को हरगिज़ कोई अदराक नहीं। इनमें से अक्सर रुपया कमाने के लिए बेताब रहते हैं। अजनबी मुल्कों में शानदार मकामात पर इनके घर हैं। अपने बच्चों को वो मरी नहीं अमेरिका और कनाडा में पढ़ाते हैं। कौम के मुस्तकबिल से उनकी कोई वाबस्तगी नहीं। जब भी हुकूमत बदलती है तो बददियानत सियासतदानों के रेवड़ बाहर की राह लेते और अपने महफूज ठिकानों में पनाह गज़ी होते हैं। तब तक वो वहाँ ठहरते हैं जब तक हुकूमत कमज़ोर न हो जाए। इसके बाद शिकार के लिए वापस आ जाते हैं। इनमें से जो शहरों में आबाद हैं वो पाकिस्तान के दही इलाकों से यकसर नाबल्द हैं। इस्लाम तो ये सिखाता है कि नई नस्लों के लिए इन खजानों की हिफाजत की जाए, मगर वो इनकी कदर व कीमत से ना आशना है। सियासतदानों ने मुल्क में तबाही मचाकर मायूसी फैला रखी थी। जब पाकिस्तान ने क्रिकेट का आलमी कप जीता, माहौल को इस वाक़े ने गरमा दिया और कौम के हौसले बुलंद कर दिए। दिलचस्प बात यह है कि मैं इस दौर की क्रिकेट का हिस्सा बनने का इरादा ही न रखता था। 1987 का आलमी कप तमाम हो जाने के बाद मैंने क्रिकेट से रिटायर होने का ऐलान कर दिया था। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने कौमी टेलीविज़न पर खिताब करते हुए मुझसे अपना फैसला वापस लेने की अपील की। कौमी टीम के एजाज़ में एक अशाइये के हंगामे में वो मुझे एक कमरे में ले गए और कहा, हर्फ़े इनकार से मेरी बेइज्जती ना कर देना। उन्होंने मज़ीद कहा, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने वतन की खातिर खेल में लौट आओ। जज्बा हुब्बुल वतनी के ज़ेरे असर अब मुझे हाँ कहना था। एक और सबब भी था, एक प्यासी तमन्ना कि काश मैं एक बार वेस्ट इंडीज़ को हरा सकूं। आलमी कप के साथ साथ भारत और इंग्लैंड को उनकी अपनी ही सरजमीन पर शिकस्त फाश से दो चार करने की ख्वाहिश के अलावा मुझे वेस्ट इंडीज़ के साथ मुकाबले का मौका भी मिल गया। जब ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ का दौरा मनसूख कर दिया और उसकी बजाय पाकिस्तान को दावत दे दी गई। जब इस टीम के खिलाफ कोई दूसरा मुल्क मैदान में उतरता तो फतह हासिल करने के बारे में कोई सोचता भी न था, बस ये कि इज्जत बचाई जाए और शिकस्त कदरे वकार के साथ रूनमा हो। 15 बरस में हम पहली टीम थे जो इनके अपने घर में इनके अपने एम्पायरों के साथ खेले। हम इस एजाज के साथ वापस हुए कि मैच बराबर रहा था। अगले बरस से मैंने क्रिकेट में मसरूफियत कम कर दी और हस्पताल को ज्यादा वक्त दिया। 1990 में हमने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और तब मुझे ये एहसास हुआ कि हस्पताल के लिए भाग दौड़ के बायस फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलने का मुझे किस कदर नुकसान हुआ है। इस मयार पर मैं खेल ना सका जिसकी उम्मीद मुझसे की जाती थी, खास तौर पर बॉलिंग में। इसके बावजूद ये एहसास मुझे था, अगर मैं नाकाम हो गया तो हस्पताल के लिए अतियात जमा करने की मुहिम को नुकसान पहुंचेगा। मसला और भी संगीन हो गया कि जिस टीम की क़यादत मुझे सौंपी गई वो नाकस थी। 2 सीनियर खिलाड़ी सबकदोश हुए थे और नए अभी जम न पाए थे। अगरचे ये सीरीज हम हार गए, लेकिन ज़ाती तौर पर मैं कामयाब रहा और बतौर बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया में साल के बेहतरीन क्रिकेटर का खिताब मैंने जीता। टीम लीडर की हैसियत से भी मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। क्रिकेट वो वाहिद खेल है जिसमें कप्तान का किरदार बेहद अहम होता है। दूसरे खेलों में ऐसा नहीं। इनमें कोच की अहमियत ज़्यादा हुआ करती है। क्रिकेट का कप्तान निस्बतन कमज़ोर टीम से भी बेहतर काम ले सकता है, जबकि एक कमज़ोर कप्तान बेहतर टीम की शिकस्त का बायस बन जाता है। कप्तान को खुद अपने अमली किरदार की मिसाल से रहनुमाई करना होती है। अगर वो ये जानता है कि इसकी टीम जानदार है, खुद उसे जुर्रत दिखाना होती है। अगर इसकी ख्वाहिश ये है कि खिलाड़ी अपनी ज़ात नहीं बल्कि टीम के लिए खेलें तो उसे बेगरज होना चाहिए। अगर वो तौक़ीर का ख़्वाहां है तो इसका किरदार बुलंद होना चाहिए। सबसे बढ़कर ये कि बहरान में दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत उसमें होनी चाहिए। इसीलिए तो लीडर की ज़रूरत होती है। दबाव में आदमी तब आता है जब शिकस्त का खौफ उसे पाले। खतरा बाहर नहीं अंदर होता है। आदमी के ज़हन में खेलने के लिए विकेटों की तरफ जाते हुए जब टीम बहरान में हो और अगर आप पहली गेंद पर आउट होने के खौफ का शिकार हो गए तो तबाही मुकद्दर है। जब नाकामी का अंदेशा जहन को जकड़ लेता है तो मनफी क़यादत की फसल उगती है। मेरा तरीक ये था कि खेल के आगाज़ ही से बहरान के लिए तैयार रहता। सारी तवज्जो इस बात पर मरकूज कि मुझे किसी तरह खेलना है। अंदेशा अगर जहन में फूटता भी तो मैं उसे थाम कर रोक देता। खौफज़दा होने का फौरी नतीजा ये होता है कि खिलाड़ी के हाथ ढंग से बरूएकार नहीं आते। मैं अपने हाथों को ढीला छोड़कर हरकत देता
सोचने लगता कि किस तरह अपनी इनिंग आगे बढ़ाऊं। बॉलर की हैसियत से जब मैं तेज तरीन रफ्तार को पहुंचता तो बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरने वाले खिलाड़ी की जिस्मानी जुबान पर गौर करता, खासतौर पे उसकी आंखों में झांकता। क्या इसमें खौफ की झलक है? मुकाबला कम ही मुख्तलिफ होता। मैं इब्तदाई चंद मरहलों के बाद दबाव का सामना करना सीख चुका था। कप्तान बना, बड़े खिलाड़ी जा चुके थे और मुझे एक नाआमूज टीम की क़यादत करना था। सामने की बात ये थी कि अगर खुद मैं कुछ करके दिखा न सका तो बाकियों से क्या उम्मीद। कप्तान खौफजदा या नातजुर्बाकार हो तो टीम से कोई उम्मीद न रखनी चाहिए। इंकशाफ हुआ कि लीडर का असल किरदार बहरान में होता है। पै दर पै बहरान का सामना करके मुश्किल हालात में खेलना मैंने सीख लिया। 1980 में दुनिया में सबसे अच्छी वेस्ट इंडीज की टीम का नुस्खा था कि वो कप्तान को हदफ बनाती। मुखालिफ टीम का कैप्टन अगर ढह पड़ा तो बाकी काम आसान हो जाता। मेरे नजदीक टीम के लीडर की हैसियत से मेरी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इस दहाई में मैं वाहिद कप्तान था जिसने बहुत बेहतर टीम का 3 बार मुकाबला किया और हारा नहीं। हर दूसरे मुखालिफ को उन्होंने कुचल डाला। मैं जब ऑस्ट्रेलिया से वापस आया तो क्रिकेट को खैराबाद कहने का फैसला किया। बेहतरीन वक्त में छोड़ देना अच्छा था। अब मैं सारी तवज्जो अस्पताल पर मरकूज करने का ख्वाह था। एक और सीरीज का खतरा मैं मोल न लेना चाहता था। ख्वाहिश ये थी कि खुद को दूसरों के रहमो करम पर छोड़ देने की बजाय अब अपने मुकद्दर का फैसला खुद करूं। पाकिस्तान तो क्या आलमी क्रिकेट में भी कम ही ऐसा हुआ है कि किसी खिलाड़ी ने अपने तौर पर सबकदोश होने का फैसला किया हो, अलग होने का बाकायदा ऐलान किए बगैर खेल को तर्क कर दिया और इन चीजों में मसरूफ हो गया। अबल अजीज जिनकी फुर्सत न पाता था, पहाड़ों में मटर गश्त और तीतर का शिकार से लौट कर आया और मैंने अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को अपने फैसले से मुत्तला किया तो वो खौफजदा हो गए। उन सब का कहना था कि अगर ऐसा हुआ कुछ अरसे बाद एहतियात का सोता खुश्क हो जाएगा। क्रिकेट के बारे में तो वो कुछ नहीं जानते थे, मगर ये बात वो जानते थे कि मुसलसल तशहीर का ये बेहतरीन जरिया है। इतनी सी बात तो मुझे भी मालूम थी कि क्रिकेट की दीवानी पाकिस्तानी कौम के लिए इससे बड़ी खुशखबरी हो ही नहीं सकती कि आलमी वर्ल्ड कप जो दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया में बर्पा होना था जीत लिया जाए। मैंने सोचा अस्पताल को बहुत बड़ी रकम की जरूरत है, बेहतर यही है कि कोई ड्रामाई तरीक अख्तियार किया जाए, मिसाल के तौर पर आलमी कप में फतह। चुनांचे 1 साल कबल ही पूरी अर्करेजी से मैंने इस टीम के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैंने तय कर लिया था कि पूरी अर्करेजी से आखिरी बार आलमी क्रिकेट खेलूंगा। बेहतरीन जिस्मानी सेहत के लिए हर मुमकिन तदाबीर और कोशिशें मैंने कर डालने का अहद कर लिया। मेरी उम्र 39 साल हो चुकी थी। अहद शबाब के अरूज से मैं आगे निकल रहा। दिलचस्प तो बहुत है, लेकिन वक्त लगता है कि आज कुछ ज्यादा हो गया, तो इसको यहाँ रोकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, हाफिज।